ये रिया रिप्ली किसी दिन सही में कह रहा हूँ कांड करवा के मानेंगी। अभी एक ट्वीट था जिसमें पूछा जा रहा है फैंस से कि किसी एक जजमेंट डे में अगर तुम किसी और मेंबर को ऐड करना चाहो तो वो कौन होगा। तो यहाँ पे रिया रिप्ली ने BUD ... उसके बाद जे लिखा और साथ में ऊसोस को टैग किया। मतलब कि अब मैं ये ऊसोस को टैग किया, जिमी एंड जे साथ में तो है नहीं, लेकिन स्टिल ऊसोस को टैग किया क्योंकि उनका इंडिविजुअल अपना अलग अलग कोई ट्विटर पर अकाउंट नहीं है। तो ये बर्ड जे का मतलब या तो ये है कि बडी जे या फिर बडी जो उनके रियल लाइफ में पार्टनर हैं। मतलब डोमिनिक तो टेलीविजन वाले हैं, लेकिन वो तो इस पे ही उन्होंने दोनों को ही मतलब अपने अपने पार्टनर को तो ट्रोल किया, साथ में फैंस को टीज भी किया क्योंकि जे उसो ने तो उल्टा जजमेंट डे को बजा दिया है। तो देखते हैं जब रिया रिप्ली वापस आएंगी तब ऐसा तो नहीं कि वो जे उसो के साथ अपने कोई अच्छे कनेक्शन बिठा के उनको फिर कोशिश करें जजमेंट डे में लाने की। मस्त खिचड़ी पकेगी आने वाले कुछ टाइम में। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले शुरू करते हैं उस चीज से जिसने पिछले पूरे 24 घंटों के अंदर WWE में काफी हल्ला मचाया हुआ है। WWE का ट्वीट आता है जहां पर वो बताते हैं ब्रेकिंग, जेड कारगिल ने WWE के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है एज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ESPN। और इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूं, इस ट्वीट पर जरा नजर डालो कितने लाइक्स हैं। 66,000 के आसपास इस पे लाइक्स हैं और 12 मिलियन से ज्यादा ट्विटर पर ऑलरेडी इस पे जो है जो इंप्रेशन है वो जा चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या हुआ, मतलब ये कौन सा सुपरस्टार है। तो मैं अपनी वीडियोस में आपको बता ही रहा था, वैसे तो इतना तो नहीं हो गया, आप चीजों से अवेयर हो गई आप। तो जेड कारगिल AEW की सुपरस्टार है और ऑलरेडी रूमर्स आ रहे थे कि वो आने वाली। मुझे पता था हाइप भी तगड़ी होगी, लेकिन इतनी कि ऑलमोस्ट अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 66,000 लाइक्स हो गए और 12 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशन है। ये जब रॉक आए थे ना उस पर भी मेरे को नहीं लगता इतने, अभी जो स्मैकडाउन में आए थे इतने सारे इंटरेक्शन आए। और इसके बाद शुरुआत हो जाती है चीजों की और भी बड़ी बड़ी। जेड कारगिल ने कोट करते हुए इसको लिखा लेट्स गेट राइट। और वो ये भी बताती हैं कि कोडी रोड्स एक बहुत बड़ा रीजन है, उनके टॉप 2 रीजन में से हैं कि वो इस समय WWE कंपनी के अंदर हैं। कोडी रोड्स ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो अभी AEW के जो मेजर नेम्स में से दूसरा बड़ा नेम है कोडी रोड्स के बाद, वो जेड कारगिल का आ चुका है। इसके बाद ट्रिपल एच ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया, अ डोमिनेंट एथलीट हु इज हियर टू चेंज द गेम। तो चेंज द गेम मतलब कि द गेम खुद गेम चेंज होने की बात कर रहे हैं। इसके बाद और चीजें जब जेड कारगिल परफॉर्मेंस सेंटर में भी आती हैं तो WWE ने डेडिकेटेड ट्विटर पर एक पोस्ट डाली है। मतलब ये कब होता है ऐसे, ये तब होता है जब WWE खुद उसकी हाइप बनाना चाह रही हो। और मैं आपको यही बताता हूं कि लास्ट टाइम किसी ऐसे सुपरस्टार के लिए विमेंस डिवीजन से रोंडा राउजी के टाइम पर हुआ था, जब ESPN ने रिपोर्ट किया था और उसके बाद फिर WWE भी उसको बताती है एज रिपोर्टेड बाय ESPN। और यहाँ पे आप फोटोज में भी देखो भाई 25,000 लाइक्स इसके ऊपर भी हो गए। साथ में WWE ने ऑलरेडी हाइप करना भी शुरू कर दिया जेड कारगिल के बारे में कि कौन सा फर्स्ट सुपरस्टार है जिसको तुम देखना चाहोगे कि वो जेड कारगिल के अगेंस्ट में मैच करे, फाइट करे या फिर अपना सीन बनाए। अभी आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि वो कहां जाने वाली है, मेन रोस्टर में होंगी या फिर NXT में। तो अभी WWE के बारे में इसमें हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है। लेकिन वो NXT में भी जा सकती है, मेन रोस्टर में भी जा सकती है। मेरे ख्याल से बहुत स्टूपिड डिसीजन होगा अगर WWE उनको NXT में लेके जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फिर उनकी जो हाइप है वो खत्म हो जाएगी NXT में जाने से। ऑब्वियसली NXT पे उतने ज्यादा लोग वॉच नहीं करते जितने मेन रोस्टर में करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो एक बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उनको मेन रोस्टर में लाना ही मूव रहेगा। ऑलरेडी ग्रेसन वॉलर ने बोल भी दिया है कि what better way to introduce Jade Cargill to the WWE universe than appearing on the hottest talk show in the industry, the Grayson Waller Effect। तो यहां पर आने के उनके ऑलरेडी जो इनविटेशन है वो सारे आ चुके हैं। अभी टोनी खान ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है, जो कि AEW के मालिक साहब है। वो ये कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही हैं कहने के लिए जेड कारगिल से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने नेगेटिव बोला। वो ये कहते हैं कि वो फ्यूचर में जो भी कुछ करने वाली हैं उसके लिए उनको लक विश कर रहे हैं आगे के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, CM पंक ने इस पोस्ट को लाइक किया है जो कि इस ट्विटर इस इंस्टाग्राम के अकाउंट से आई है जेड कारगिल की WWE साइनिंग के बारे में। तो अब ऐसी चीज़ को CM पंक का लाइक करना बिल्कुल रैंडम है। तो मतलब सारे जो कड़ियां हैं वो पॉजिटिव जुड़ती हुई चली जा रही हैं। पिछले 2 हफ्तों से मंडे नाइट रॉ में CM पंक के टीज भी हो रहे हैं और उसके बाद हमने ये सुना, तो पॉजिटिव ही रहे मामला। और CM पंक यार तुम तो आए जाओ और कोई आए ना आए, क्योंकि तुम्हारी इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है कंपनी में। अगली स्टोरी मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से रिलेटेड है। तो कल जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था उसकी व्यूअरशिप पहले से थोड़ी ज़्यादा आ गई है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.331 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो है 1.465 मिलियन व्यूअर्स। तो थोड़ा सा ऊपर आ गया मामला। बाकी व्यूअरशिप के बारे में थोड़ा कम बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर ऐसा लगता है WWE शायद घाटे में जा रही है। एक रूमर भी उठ के आया भाई, और ये था ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन स्प्लिट हो गए हैं, वो अलग हो चुके हैं, डिवोर्स हो जाएगा। ट्रिपल एच और स्टेफनी साथ में नहीं रहते। और ये और भी ज्यादा इसलिए बढ़े क्योंकि शॉन माइकल्स ने एक ट्विटर की पोस्ट को लाइक भी किया था, ट्विटर के ट्वीट को या फिर एक्स के पोस्ट को लाइक किया था, जहां पे वो स्टेफनी के अगेंस्ट में बातें थी। तो उसके बाद से और ज्यादा जो बातें वो
चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से ये न्यूज़ आई। अभी तक किसी भी सोर्स ने इसको ऐसे कंफर्म नहीं किया है कि ये जो ब्रेकअप बोले यहाँ जो स्प्लिट है ये सही बात है या फिर क्या है। मेरे को बिलीव तो नहीं हो रहा उसके बारे में, लेकिन कहीं ना मैंने ऐसा देखा कि कोई इसको झुठला रहा है और ना कहीं ऐसा पता चला कि भाई ये सच बात है। पता नहीं क्या चल रहा है ये, लेकिन स्टेफनी मैकमैन नाखुश जरूर है, ये बात तो पता है, क्योंकि विंस मैकमैन के आने के बाद से वो गायब भी हो गई थी और फिर ट्रिपल एच स्टिल काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर स्पेकुलेशन मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। जो भी हो मामला अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन फैंस ने ट्रोल जरूर करना शुरू कर दिया स्टेफनी और ट्रिपल एच को। पता नहीं कौन कौन से पुराने कांड निकाल के आने की, ये देखो ये रीज़न है इसकी वजह से ऐसा हुआ। ये पर्सनली किसी की लाइफ में बहुत ऐसे मुश्किल चीज़ होती है, तो पहले तो मैं होप नहीं करूँगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, हो भी रहा है तो भाई कंफर्मेशन नहीं पता चलेगी तो फिर मैं आपके साथ वो तब तक ऐसा बताऊंगा नहीं कि वो चीज़ हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसा पक रहा है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब बात करते हैं गाइस एलए नाइट के बारे में, और ये चीज़ आपको नंबर्स तो हमने सारी जगह देख लिया, टी शर्ट बिक रही है, मर्चेंडाइज स्मैकडाउन रॉ पर होते सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप का टाइम वो हो रहा है, सब कुछ पता रोमन रेंज से भी कैसे बिजनेस में उनको बीट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एलए नाइट आए थे स्मैकडाउन में, जो कि आए नहीं थे, उनको आना था, लेकिन उनके कोविड की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको फिर शो पे फीचर नहीं किया ऑब्वियसली। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसके बाद पता क्या किया, जो फैंस आए थे रिफंड उनको दिया जो एलए नाइट को देखने के लिए आए थे। और ऐसा पता तब होता है जब कोई सुपरस्टार सच में इतना बड़ा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी ऐसे लगता है कि शायद ये वो रीजन है जिसकी वजह से आज हमारे शो में लोग आए हैं स्मैकडाउन को देखने के लिए। और क्योंकि जब एलए नाइट नहीं थे शो पर, तो उन फैंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पैसे वापस दिए। इवन कई बार सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के केस में भी ऐसा रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो का कहना है कि नहीं होता ऐसा कि उनको पैसे वापस किए जाएं, लेकिन एलए नाइट के केस में वो हुआ है। आप लोग सोचोगे ये हुआ कैसे है, तो फाइनली जैसे मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में आपको बता रहा था, असली अकाउंट स्पॉटिफाई पर एलए नाइट एक्सप्लेन्ड और रोमन रेंस के साथ जो कंपैरिजन है उनके, ये ऐसा हो कैसे रहा भाई एलए नाइट के साथ, सब कुछ पूरी पड़ते खोल दिए। हार्डकोर रेसलिंग फैंस हो तो आपको पता है असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई आपके लिए ही होना चाहिए, एक बार सुन लोगे तो पता ही है, जो लोग रेगुलर नहीं सुनते हैं। तो सब कुछ इसमें एलए नाइट के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, लिंक इस समय डिस्क्रिप्शन में है और बाकी इस वीडियो के एंड में भी आपको एक मिल जाएगा टैब, उस पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। और ठीक है, जाके देख लेना, फिर मजा जरूर आएगा और उसको मिस मत करना, बिल्कुल भी कह रहा हूँ। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और ये रोमन रेंज से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि आई थिंक मैंने अक्टूबर का कौन सा शो बताया था, 28 अक्टूबर का 27 अक्टूबर का शो बताया था, जहां पर रोमन रेंस आने वाले थे। मैंने कहा था ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी शो पर रोमन रेंस हैं, इससे पहले भी आ सकते हैं। तो फाइनली जो 13 अक्टूबर का शो है स्मैकडाउन का, जहां पर रोमन रेंस के साथ साथ जॉन सीना भी पहले से एडवर्टाइज है, अब रोमन रेंस भी एडवर्टाइज हो चुके हैं और वो 13 अक्टूबर को आने वाले हैं, जो कि अभी से आई थिंक 15, 16, 17 दिन के आसपास है। तो इतने टाइम में रोमन रेंस वापस आ जाएंगे और आई थिंक उसी वाले शो में आएंगे डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक सरप्राइज अपीयरेंस, मतलब फास्टलेन के बाद आने का ही सीन है ना, तो इस हिसाब से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बस खुशी मना, लड्डू बांटो कि एटलीस्ट पता तो चला रोमन कब आ रहे हैं। आजकल रिया रिप्ली वैसे सबकी क्रश बनी हुई है, तो अपने एक इंटरव्यू में रिया रिप्ली ने ये बताया कि जब वो छोटी थी तो वो मिस को अपना क्रश देखती थी, मिस को देख के वो बिल्कुल ही ज़्यादा पागल थी। और अब के टाइम पे अगर ये मिस चीज़ पढ़ ले, देख ले, तो फिर वो पागल नहीं होंगे, वैसे उनके पास तो मरीज है। तो चलो ये तो हमने बात कर ली कि एडब्ल्यू से एक सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहा है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू से एक सुपरस्टार भी एडब्ल्यू में जा रहा है और इसको आप लोग 99.99999999% कंफर्म मान लो। वो सुपरस्टार है रेटेड आर सुपरस्टार एज। एज अब बहुत ज्यादा क्लोज है एडब्ल्यू के साथ आने के लिए, बस हो सकता है किसी शो में आपको वो एडब्ल्यू के दिख जाएं जब उनके लिए प्रॉपर प्लान्स हो। और ये जो रिपोर्ट है बहुत ही रिलायबल सोर्स की तरफ से आई है और आपको पता मैं बता देता हूं अपना भी ओपिनियन कि मुझे क्या लग रहा है उसके बारे में। तो अब आप मान ही लो बस कि एज एडब्ल्यू कंपनी में जान, अगर यहां से कोई चीज चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपसे बोला भी था कि एज एक सुपरस्टार है जो कि चले जाएंगे वहां पर, उनको वो जो रेसलिंग एक होता है ना माइंडसेट कि कौन सुपरस्टार जा सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू से अलावा भी, और क्योंकि क्रिश्चियन भी वहां पर है तो शायद कोई ऐसी स्टोरी लाइन भी एज के दिमाग में हो जो उनको प्लान करनी हो। तो ये जो सीन है वो आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। तो एक विन तो है वैसे एडब्ल्यू के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, लेकिन वही है कि एज ऐसा नहीं है कि जो आने वाले 4-5 साल कैरी करके चले जाएंगे। तो जितना बेनिफिट है शॉर्ट टाइम में एडब्ल्यू को उनसे उठाना पड़ेगा। मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स का एक साइन लेके आया था फैन, और यहाँ पे वो लिखता है स्किप्ड स्कूल फॉर कोडी, और साथ में वो रॉ भी लिखते हैं जो उस दिन का रॉ था। तो यहाँ पर कोडी रोड्स भाई उनको एनकरेज कर रहे हैं, कह रहे सही हुआ नहीं गया तो, क्योंकि वैसे भी मैं भी तो कॉलेज नहीं गया था। तो ऐसे साइन वगैरह काफी वायरल हो जाते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू ने मस्त किया वैसे इसको डाल दिया कुछ ऐसे बताने के लिए, लेकिन कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूं। जे उसो के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो जे उसो, अगर आप अभी मंडे नाइट रॉ में देख रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि यार क्यों है जे उसो, क्या चल रहा है, मतलब ये क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आई है, तो
ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर थिंकिंग, प्रॉपर थॉट प्रोसेस इसके पीछे गई है और कुछ प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, इसी वजह से उनको मंडे नाइट रॉ के ऊपर डाला है। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको वॉर गेम्स भी बताया था, वॉर गेम्स वाला मैच की तो पूरी वाइब आ गई। वो जो मंडे नाइट रॉ जब खत्म हुई थी, 4 उधर 4 इधर, तो इतनी जब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने उल्टे सीधे ऐसे कनेक्शन बैठा बुठू रही है तो ये किसी बड़ी चीज के लिए ही होगा। और सर्वाइवर सीरीज पास आ रही है तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सर्वाइवर सीरीज के लिए हो रहा है, लेकिन ब्लड लाइन से भी इसका लिंक है। अब एग्जैक्टली वो मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाले टाइम में जे ऊसो के साथ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंज से ज्यादा आपको ये जानने और सुनने में इंटरेस्ट हो कि जे ऊसो आज क्या कर रहा है मंडे नाइट रॉ में। नेक्स्ट फास्टलेन के उस हैंडीकैप मैच की बात करते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया है, जॉन सीना वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा। तो इसके बारे में ये अपडेट है कि अगर एलए नाइट पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं, जो कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान्स में है, तो फिर एलए नाइट आके इस मैच को टैग टीम मैच बना देंगे, क्योंकि ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही प्लान था। मैंने आपको 4-5 नाम बताए थे, रॉक का, रैंडी ओटन का, सब मैंने आपको चीजें बताई थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो एक टीज भी बताया था, लेकिन मैं आपको खुद भी जो बता सकता हूं वो है कि सबसे ज्यादा चांस यहां पर एलए नाइट के होने का ही है, जो कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बोल रहा हूं। अगर एलए नाइट नहीं होते तो क्या पता फिर रिप्लेसमेंट के तौर पर कुछ हो जाए, लेकिन अभी भी स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही है कि एलए नाइट जाके इसको टैग टीम मैच बनाएंगे। और हाँ, ये भी बात है कि ये मैच शो के मेन इवेंट में होगा, जहां पर शिंजुके नाकामुरा एंड सेथ रॉलिंस का मैच भी कार्ड पर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज और है इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेमस के बारे में। तो एक बैड न्यूज है, अनफॉर्चुनेट न्यूज है कि शेमस को बहुत सीरियस इंजरी हुई है शोल्डर की, और इसकी वजह से वो बहुत टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से गायब रहेंगे। अभी मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता कि वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ज्यादा आई भी नहीं है, लेकिन हाँ अभी शेमस आपको टेलीविजन से ऑफ देखने को मिलेंगे बहुत टाइम के लिए। होपफुली उनका जो भी, मुझे नहीं पता ये सर्जरी की जरूरत है क्या, कुछ नहीं पता मुझे इसके बारे में, सिर्फ इतना पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है शेमस के साथ। तो वो थोड़ा टाइम तक नहीं आएंगे टीवी पर, और हम होप करते हैं कि की रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन ब्रेकर एक पूरी टी शर्ट ही पहनकर आ गए थे, जहां पर बताते हैं उनका स्पीयर जो है सबसे बढ़िया है। अब उन्होंने फिर से पॉडकास्ट में रेसलिंग पॉड के साथ ये बोला, स्टिक टू रेसलिंग पॉड के साथ ये बोला कि मेरा स्पीयर बेटर है रोमन रेंज से, यहाँ पे कोई डिबेट ही नहीं है अगर तुम रोमन रेंज का स्पीयर बीच में लेके आ रहे हो। मैंने आपको ये बताया था कि 2023 से पहले ऐसा हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर मेन रोस्टर में आ जाएं और फिर शायद एक पोटेंशियल फ्यूड हो सकती है। ये बेस्ट मौका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ब्रॉन ब्रेकर को एलिवेट करने का, क्योंकि उनके अंदर पूरी दबा के पोटेंशियल है। और आज इस वीडियो में दबा के बहुत सारी बातें भी हैं, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कल रैंडी ओटन की वीडियो भी आई, देखी नहीं देखी, लेकिन हेडफोन्स पहन के देख लेना और अलग में जाके देखना, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाए उससे। रॉक के बारे में बात करते हैं, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके कुछ तो कोई न्यूज़ है, क्योंकि इन्होंने अपना जो सब्सक्रिप्शन मेथड है उसको किया हुआ है, तो पूरा जो आर्टिकल है वो भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ हल्ला मच गया। और हल्ला ये था कि रॉक को उन्होंने बोल दिया कि भाई वो आ रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर में, और क्योंकि वो एक ऑथेंटिक बड़ा बहुत आउटलेट है, तो जैसे उन्होंने लिखा तो उसके बाद सबको ये लगा कि रॉक तो कंफर्म हो गए और अब वो एलिमिनेशन चेंबर में आ रहे हैं और वो लड़ेंगे भी, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन मैं आपको इसके बारे में क्लैरिटी दे देता हूँ। वो चीज़ ऐसी मैंने पढ़ी थी, मुझे समझ में आ गया था कि ये एक बड़ी हेडलाइन ने लिखा है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि ऑफिशियल वे में हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब कोई ऐसी इतनी बड़ी चीज होगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कोई बिल्कुल कोने में धुंध में कोने में पड़ी हुई अनाउंसमेंट थोड़ी होगी, कोई बहुत बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बताएगी। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि रॉक एलिमिनेशन चेंबर में आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप इधर उधर से सुन लोगे, तो देखो मैं आपको चीज बताता जरूर, हो सकता है कभी भी थोड़ा थोड़ा थंबनेल या टाइटल में ऐसा डाल दूं कि अरे आपको लगे ओ भाई ये तो होने वाला है, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ चीज की कि मुझे क्या लग रहा है। अब थोड़ा बहुत भाई हमको भी चाहिए होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए, तो एलिमिनेशन चेंबर का रॉक का भी ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये भी इवन बात हो गई थी कि शायद वो लड़ भी सकते हैं। ग्रेसन वॉलर भी उनको ये बोलते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया में मत जाना तू, वरना उसके बाद अप्रैल में तेरे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रोमन और रॉक का मैच है जिससे मैं कहूँगा इसके बहुत ज़्यादा चांस है होने के। और सब कुछ फाइनल हो गया तो कोडी और रोमन के मैच की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ही देखे, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में अभी रॉक के बारे में कुछ ऐसा सीन नहीं है। तो मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ अच्छे से समझा दिया। और जाते जाते आपको ब्रॉक लेसनर के बारे में जरा बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछे भाई ब्रॉक के बारे में बताता हूँ वैसे, लेकिन ब्रॉक लेसनर के बारे में अब ये बात डिस्कस की जा रही है बैक स्टेज कि उनको जनवरी में वापस लेके आना है, क्योंकि रोड टू रेसलमेनिया में उनका काम होने वाला है तगड़ा। तो हो सकता है जनवरी मंथ में वो आ जाएं। रॉयल रंबल आई थिंक एक परफेक्ट डेट होगी उनके लिए, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से उनको अनाउंस भी कर सकती है। इस समय स्क्रीन पर आपको एलए नाइट की पॉडकास्ट एपिसोड दिख रहा होगा, जाके जरूर सुनना। एक बार सुनोगे तो आपको पता चलेगा मैं इतना क्यों चिल्ला के बोल रहा हूँ। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।